वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से एक टेस्ट सीरीज चलेगा जो रुखमनी के द्वारा निकाला गया। रुखमनी एक संस्था है पटना में, प्लेटफॉर्म संस्था, वही निकालती है। बहुत अच्छा टेस्ट निकालती है। ये रेलवे का भी टेस्ट निकालती है, यानी हर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ये टेस्ट सीरीज निकालती है। और प्रैक्टिस सेट इनसे अच्छा पटना में कोई नहीं बनाता है। टेस्ट को बनाओ। ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 में आपको 20 सेट कराया जाएगा। 20 सेट मैं कराऊंगा। 20 सेट जो भी बना जाएगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पूरे डिटेल्स में कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला टेस्ट का क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 से देखेंगे। 41 से क्यों देखेंगे? क्योंकि 1 से 40 तक का क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग 41वां नंबर देखेंगे। और हाँ, ये BPSC के थ्रू से जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर का, उसी में 1 to 5 के लिए, 1 to 5 टीचर के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, जो नमक सत्याग्रह चल रहा था, सवनिया अवज्ञ आंदोलन, उसी के समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने के लिए इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, अब्बास तैयब। कौन? अब्बास तैयब। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो सवनिया अवज्ञा आंदोलन है, इस नमक सत्याग्रह प्रारंभ पूछेगा तो 6 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल को। और धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो धरासन ये गुजरात में है और इसका नेतृत्व कर रही थी आपको सरोजनी नायडू। कौन कर रही थी? सरोजनी नायडू कर रही थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। और उस समय जो गवर्नर जनरल था उस समय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था बाबू? लॉर्ड कैनिंग था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और सिपाही विद्रोह का अगर बोलेगा कि तत्कालिक कारण क्या था, तो गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस के कवर का प्रयोग से था, जो उसको दांत से नोचना पड़ता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरी किस साम्राज्य को नाम दिया था बाबू? तो याद रखिएगा, इसमें से चेरी जो लॉर्ड डलहौजी ने नाम दिया था वो अवध साम्राज्य को दिया था। किसको? अवध साम्राज्य को उसने चेरी नाम दिया था। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बात करेगा डलहौजी, तो इसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक इसका कार्यकाल था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन। देखो, रेड शॉर्ट्स आंदोलन का बात कर रहा है, तो रेड शॉर्ट्स देखो कितना लोग नहीं समझ पा रहा होगा। अगर ये बोलेंगे हम लाल कुर्ती आंदोलन तो बहुत लोग समझ गया होगा। तो लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? रेड शॉर्ट यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन का आयोजन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किया था। कब? 1929 में किया था। ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये चंपारण आंदोलन को कहा जाता है और ये 1917 में चला था। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाए, बी हो जाएगा। और ये गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, जो 3 कथिया पत्ती पर आधारित है, यानी 3/20 बीघा में 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो सुएज नहर किन को जोड़ता है बाबू? तो याद रखिएगा, सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? किस नदी का बात कर रहा है बाबू? तो हडसन नदी का बात कर रहा है। और ये हडसन नदी जो बहती है बाबू, ये न्यूयॉर्क शहर से होकर बहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जल डमरू मध्य का बात कर रहा है। और ये कौन सा जोड़ता है बाबू? तो ये बेरिंग जल डमरू मध्य। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की। और इडुक्की का बात करेगा तो याद रखिएगा, इडुक्की ये पेरियार पर। कहाँ? पेरियार। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पेरियार नदी कहाँ पे है? तो केरल में है। और ये केरल की सबसे लंबी और बड़ी नदी है बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? किसका बात कर रहा है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध बाबू ये आपको बनाया गया है महानदी पे। कहाँ पे? महानदी पे। तो राइट आंसर कब होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके निर्माण किया गया था 1948 से 53 के बीच में किया गया था।
और हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है बाबू, लंबा बांध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है। सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल से संबंधित है, कुवैत को हरा कर अपना देश भारत जीता है और 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीता है, ठीक है, 9वीं बार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान में घोषित नया वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है। तो राजस्थान में घोषित बोल रहा है कि नया वन्य जीव संरक्षण रिजर्व का बात कर रहा है और कौन सा है। तो याद रखिएगा सोरसन, खींचन और हमीरगढ़, ये तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है। तेजस्वी कार्यक्रम का बात कर रहा है और तेजस्वी ये बिहार में, कहाँ पे? बिहार में। छात्रों में उद्यमशीलता और विश्वास कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकाय की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य का बात कर रहा है तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है, ये बात बोल रहा है। तो कहाँ पे हुआ? अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 और भारत तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत इसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल जीता था और 1 कांस्य के साथ 4 पदक जीता था, ठीक है। और राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। सांग महोत्सव, और सांग महोत्सव का बात है तो सांग महोत्सव हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा किया गया। तो राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना कौन से राज्य में पूछ रहा है और ये राज्य है बिहार। कौन सा है? बिहार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया। तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया बाबू? तो ये मनाया जाता है बाबू 8 जून को। कब? 8 जून को विश्व महासागर दिवस। तो राइट आंसर 2023 का अगर बोलेगा थीम क्या था तो याद रखिएगा इसका थीम जो था प्लैनेट ओशन द टाइड्स और चेंजिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था। तो 12 अगस्त 1765 को किसने दिया था? तो ये आपको एक संधि हुआ था और ये संधि किया था शाह आलम द्वितीय ने। कौन किया था? शाह आलम द्वितीय ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे। सिख में 10 गुरु हुए और 10वें गुरु का बात कर रहा है तो वो बिहार से बिलोंग करते थे, यानी बिहार में उनका जन्म पटना में हुआ था। और सिख के 10वें गुरु, 10वें नहीं, यहाँ दूसरे गुरु का बात कर रहा है, सॉरी। तो दूसरे गुरु जो थे, दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद। इनको लाहना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 10वें गुरु कौन थे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कि 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। हिंदू धर्म का पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण का श्रेय का बात कर रहा है और ये श्रेय जाता है किनको बाबू? तो राजा राम मोहन राय को जाता है। किनको? पुनर्जागरण का श्रेय राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या किया था। तो याद रखिएगा ये किसके लिए किए थे। तो ये लाला लाजपत राय की मौत, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के गुरु कौन थे। तो सिकंदर के गुरु का बात कर रहा है और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या था? अरस्तु था। और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि झेलम का युद्ध किसने जीता। झेलम का युद्ध किसने जीता, ये बोल रहा है। देखो झेलम का युद्ध जो जीता था ये सिकंदर ने जीता था। कौन जीता था? झेलम का युद्ध सिकंदर। इसको और एक नाम से जाना जाता है, हाई डेस्पिज युद्ध नाम से जाना जाता है। क्या? हाई डेस्पिज युद्ध इसको बोला जाता है, झेलम के युद्ध को, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में जो 1906 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था।
विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा है और इसकी स्थापना का पूछ रहा है। तो इसका जो स्थापना हुआ था बाबू वो 1995 में किया गया था। कब? 1995 में। अगला क्वेश्चन है कांडला पोर्ट कहाँ पर है? कांडला जो है ना, ये कांडला, और ये कांडला का बात कर रहा है तो ये कहाँ पे है बाबू? तो कांडला जो है ये कच्छ की खाड़ी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जो गुजरात में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उस क्षेत्र के जो वन है उस वन को किस नाम से जाना जाता है ये बात कर रहा है, और उसको सुंदरबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है ये बात कर रहा है, या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है का बात कर रहा है, इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है और सुंदरबन है। काजीरंगा नहीं है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है बाबू? एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन, यानी एक नेशनल पार्क है काजीरंगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी का बात कर रहा है। लूनी ये सहायक नदी पूछ रहा है, किसकी सहायक नदी है? लूनी बाबू इनमें से किसी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। ना गंगा की, ना यमुना की, ना चंबल की, इनमें से किसी की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी के नहीं, क्योंकि लूनी जो बहती है ना तो ये कच्छ के रण में आकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है। ये राजस्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो मौसिनराम में होता है, और ये कहाँ पे है? मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो एवरेस्ट में है बाबू विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट, और एवरेस्ट की चोटी नेपाल में है। बोल रहा है कि इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है इसकी सबसे बड़ी विशेषता का बात करेगा। तो सबसे बड़ी विशेषता देखो, इसमें से धर्मनिरपेक्ष तो है, ये है, कानून का शासन है, ये मौलिक अधिकार है, ये सबसे बड़ा संविधान हम लोग का है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है ये हम ही लोग का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए और अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है? ये बात कहाँ बोला गया है? तो याद रखिएगा, ये बात आर्टिकल 25 में कहा गया है। कहाँ? अनुच्छेद 25 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? देखो, गौ हत्या पर प्रतिबंध का बात कर रहा है और अनुच्छेद पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 48 है। कौन सा है? अनुच्छेद 48 में आपको गौ हत्या के बारे में चर्चा किया गया है, यानी गौ हत्या के प्रतिबंध के बारे में चर्चा किया गया है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? क्या बोला है? किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है ये बोला है। तो देखो, स्वतंत्रता को, समानता को, न्याय को, ये तीनों चीज़ अगर कायम कर लेते हैं तब आपको शांति का सर्वोत्तम रूप मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? अकाल 1943 का बात कर रहा है, और 43 में बंगाल में आया था। 1943 और 44 मान लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? यानी पैसा बहुत अधिक है और जो माल है वो बहुत कम है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस स्थिति को मुद्रा स्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा स्फीति का तात्पर्य क्या है? तो देखो, मुद्रा स्फीति का जो तात्पर्य है बाबू, मुद्रा स्फीति का तात्पर्य है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। क्या? मुद्रा के आपूर्ति में वृद्धि ही मुद्रा स्फीति कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधन का वित्तीय जो है विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है ये बोल रहा है। तो केंद्र राज्य के बीच जो है कुछ संसाधन का वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, तो वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग। और इसकी चर्चा अनुच्छेद बोलेगा तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। कहाँ पे?
280 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की अवधि में किया गया था। अब इसके लिए देखो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था ये याद रहेगा, फिर पंचवर्षीय योजना याद रहेगा, तब बता सकते हो। देखो नाबार्ड जो हुआ था ना, नाबार्ड की स्थापना हुआ था वो कब, तो 1982 में किया गया था। और 1982 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था बाबू, तो उस समय चल रहा था आपको छठी पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था। तो ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था बाबू ये कब हुआ था, तो 1984। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे एक अपने पत्र में कितनी मांग की जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। कितनी मांग की थी, तो याद रखिएगा मांग किए थे 11 को, कितना 11 मांग किए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। देखो भारत अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण जो किया था वो 18 मई 1974 को किया था। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान के पोखरण में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग का बात कर रहा है, तो सबसे व्यस्त जो है ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। कौन सा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है, यानी गाछ रूसल अच्छी किन की रचना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये रचना कमलकांत झा का है, किनका है, कमलकांत झा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो रामविलास पासवान जो है विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो ये 1969 में 1969 में। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार के प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है। तो बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र का बात कर रहा है और ये भागलपुर में, कहाँ पे, भागलपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरी कहानी संपूर्ण, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी डैश आत्मकथा का नाम है, किनकी है, तो ये बोल रहा है और ये कथा जो है बाबू जवाहरलाल नेहरू का है। क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत की एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्रन को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो संगीतकार हैं एस बालचंद्र, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो उनको बजाने के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये वीणा बहुत अच्छा बजाते थे, वीणा। तो राइट आंसर ऑप्शन होगा ए, क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से जंतु वर्ग 3 कक्षीय हृदय वाला होता है, यानी 3 कोष्ठ का हृदय होता है, इनमें से कौन से जंतु का, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और जो उभयचर होते हैं ना, उभयचर में 3 कक्षीय आपको हृदय होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक समान सूत्र क्या बोल रहा है। एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बात कर रहा है जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तिहरा आबंध होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, एल्काइंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। तो जो ठोस CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसको इसलिए कहा जाता है कि जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो कोई जो रॉकेट है अंतरिक्ष में कार्य करता है, बोल रहा है कि किस संविधान, मतलब किस सिद्धांत। तो याद रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत, न्यूटन के द्वितीय और प्लस तृतीय नियम मिलाओगे, दोनों नियम को मिलाने के बाद संवेग संरक्षण का नियम सिद्धांत मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो पारिस्थितिकी संक्रमण का अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग याद रखिएगा ये किया है बेनेट ने। कौन? बेनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल संवहनीय संयोजक उत्तक है? लाल संवहनीय संयोजक उत्तक का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा दिया हुआ है? तो याद रखिए रुधिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुधिर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ गलत कथन का बात कर रहा है, निगेटिव के बारे में पूछ रहा है। देखो क्षार के बारे में बोल रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, सही बात है। इनका स्वाद कसैला जैसा होता है, सही बात है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, गलत बात है। नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो वो एसिड करता है, न कि क्षार। ठीक है, गलत कथन का बात है तो निगेटिव का निगेटिव। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथ में कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है? तो लार ग्रंथ का बात कर रहा है और लार ग्रंथ में जो बोल रहा है कि कौन सा, तो याद रखिएगा एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित पर विचार करना है, क्या देना है? विचार करते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि प्रकाश पौधे और जीव दोनों के जनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये बात सही है। ठीक है, प्रकाश जो होता है वो पौधा और जीव दोनों के जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फिर जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति के उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित करती है। ये दोनों बात सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है का बात कर रहा है, नहीं है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूध का दही बनना ये भी है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा चीज़ होता है जो एक बार परिवर्तन होने के बाद फिर उसको उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। अगर दूध से दही बन गया तो फिर इसको दूध नहीं बना सकते, इसलिए ये रासायनिक है। लोहे में जंग लग गया तो फिर उसको जंग को हटा भी दीजिएगा, फिर वो जंग लगते रहेगा, इसको भी नहीं हटाया सकता है। तो ये तो हो गया। और देखो फिर शरीर में भोजन का पचना, अगर भोजन पच गया तो फिर उसको भोजन बना पाते हो? नहीं बना पाते हो। तो ये 1 2 3, ये 3 यानी ए बी डी जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है। सी जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जल का वाष्प बन जाएगा फिर उसको जल में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति, तो शक्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है और ये क्या होता है बाबू? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट। अगला क्वेश्चन है कि दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई, यानी दाब का एसआई मात्रक बोल रहा है और दाब का क्या होता है बाबू? तो दाब का होता है पास्कल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो एक माध्यम होता है, अगर इसको सघन मान लेते हैं, इसको विरल, जब प्रकाश आएगी ना तो प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है बाबू, तो याद रखिएगा इसकी जो गति होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर ये अपने स्पीड को बढ़ा देती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का अवधि कार्य है? क्या बोल रहा है कि कौन बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का औधिक कार्य है? और ये बताता कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आधुनिक औधिक नियम बताता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ये कार पर, ये याद रखिएगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाष्टक किसका एक प्रकार है? तो नाष्टक किसका एक प्रकार है बोल रहा है? तो नाष्टक जो है ना ये एक नील हरित शैवाल का एक प्रकार है। नाष्टक और एना बीना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? सही सुमेलन नहीं है यानी गलत कथन का इसमें बात कर रहा है। और गलत कथन देखते हैं हम लोग। सजीव जो उत्पादक है, फिर परोपजीवी यानी उपभोक्ता है, मृतोपजीवी यानी विबंधक है, ये तीनों ठीक है। यह तृणभक्षी दिया हुआ है, गौण उपवादक, ये गलत दिया हुआ है और यहाँ गलत पूछ रहा है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड जो कोलन है वो भाग पूछ रहा है किसका है? वो बड़ी आंत का भाग है बाबू। तो सिग्मोइड कोलन किसका है? बड़ी आंत का भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो भी तरल पदार्थ होता है
क्वथनांक का प्रभाव पूछ रहा है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा तापमान नियत रहता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो यूस्टोलिक नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो यूस्टोलिक का बात कर रहा है और ये आपको बाबू गला में, कहाँ पे, गला। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, ये बोल रहा है। याद रखिएगा ये स्थलीय विकिरण के कारण, जो सूर्य से ऊष्मा आती है स्थल पर, स्थल गर्म हो जाता है तो विकिरण छोड़ता है और इसी से ऊष्मा प्राप्त करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि फ्रैंकियाज की कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन दिया हुआ और ये कहलाता है बाबू आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। क्या कहलाता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है कि एविज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितने कछुओं वाला होता है। एविज का बात कर रहा है और इनका दिल जो होता है वो 4 कछ वाला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन का बात कर रहा है, देखते हैं। दे रहा है कि वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। नहीं, गलत बात है, ये तो गलत दिया हुआ है। फिर कि CO2 जो होता है ऊष्मा को बांध लेता है और इससे वायु में नहीं निकलने देता है, ये बात सही दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, डी, यानी एक ही कथन सही है, कथन 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ये पूछ रहा है। और ये आयोडीन के साथ, किसके साथ, आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र भाग यानी कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित है। तो कोर जो निर्मित है ना पृथ्वी का, वो आपको निकेल और लोहा से है। किससे है, निकेल और लोहा से है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है। पारदर्शी सामग्री का बात करा और पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक जो होगा बैगनी रंग से अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक घटक है। प्राथमिक घटक प्राकृतिक गैस के बारे में बात कर रहा है और प्राथमिक घटक कौन होता है बाबू, इसमें से मीथेन हो जाएगा। कौन सा, मीथेन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है। तो याद रखिएगा मानक स्तर जो है शोर वो 45 डेसिबल है। कितना है, 45 डेसिबल। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन जो आज का अंतिम है कि BCG निम्न में से एक वैक्सीन है। तो किसका वैक्सीन है BCG बाबू, तो यक्षमा का, यक्षमा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।